हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं बोलूंगा गॉस थ्योरम। तो आज बच्चों हम गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है, और इसका मैं प्रूफ भी आज करने वाला हूं। तो एकदम तैयार हो जाइए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज चलेगा, जिसमें आज मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम बता रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उन सब डेरिवेशन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कवर करूंगा आप लोगों के लिए। तो एकदम से तैयार हो जाइए और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे आप लोगों का आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है क्या? गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ है क्या? तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट ऐसा होता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equals to 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that closed surface। ठीक है सर, ये रटा रुटाया ज्ञान है, पल्ले तो पड़ा नहीं, समझाते हैं। देखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो बच्चों, इसको समझना है अच्छे से, तो हमको समझ में होना चाहिए किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में समझ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? देखो, ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सब। ठीक है, मैं ऐसे बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता कहां से है? चार्ज से। हमको पता है यहाँ कहीं चार्ज होगा, मान के चलो एक चार्ज होगा। इस चार्ज से क्या निकल रहे हैं? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कब बनता है? जब मान के चलो बच्चों, यहां पर मैं एक रख दिया इस टाइप का एक सरफेस। कैसा रख दिया? एक सरफेस। अब देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? ऐसा गुजरेगा। अब देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से गुजरता है, वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बच्चा, ये अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तब कहलाता है जब वो किसी सरफेस से या किसी प्लेन से गुजरे। ठीक है, जस्ट सरफेस समझो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से गुजरता है, तब उसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा बात में, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को डिफाइन भी किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नॉर्मली लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कोई सरफेस होता है, उसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या मेरे लैंग्वेज में अच्छे से समझोगे, इसको जस्ट समझना है तो बच्चों ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बनता है जब वो किसी सरफेस से गुजरता है। तो ये सरफेस से गुजर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये सरफेस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नहीं गुजर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन है? ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस से गुजर रहा है। ओके, इतना ही बस समझना है। वैसे भी जानते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लो। और फ्लक्स मतलब क्या है? बहना। ठीक है, फ्लक्स मतलब क्या हो रहा है? बहना। तो इससे बह रहा है, इस सरफेस से जो बह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस इतना ही समझना है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वो समझ में आ गया कि सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड लूप बोला है, थ्रू एनी क्लोज्ड लूप बोला है, तो हमको ये समझ में आना चाहिए क्या? क्लोज लूप से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्लोज लूप कैसा होगा? तो देखो बच्चों, कैसा भी हो सकता है। क्लोज लूप ऐसा हो, क्लोज लूप ऐसा हो, क्लोज लूप आपका कोई भी शेप का हो, इस टाइप का हो। ठीक है, क्लोज लूप कैसा भी शेप का हो सकता है। ठीक है, अब इस क्लोज लूप से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है। तो यहां पे मान चलो इस क्लोज लूप के अंदर मैं रख दिया, क्या पता है? चार्ज। और इस चार्ज से निकल रहा होगा क्या? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इस तरीके से क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एक बात बताओ, ये चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? गुजर रहा है। इस सरफेस से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? गुजर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से गुजर रहा है, तो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या बोल रहा है मेरे को, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस से गुजर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, अंदर में जो टोटल चार्ज है, उसका 1/ε0 होता है। मैथमेटिकली इसको बच्चों लिखा जाता है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई लिख देते हैं, और ये होता है क्या, जो चार्ज है किसी क्लोज सरफेस के अंदर में, नेट इनक्लोज्ड चार्ज लिखूंगा मैं, नेट इनक्लोज्ड चार्ज है ये, इसका 1/ε0 टाइम्स होता है, इसका 1/ε0 टाइम्स होता है। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है, इसके अंदर मान के चलिए बच्चों चार्ज Q1 है, इसके अंदर चार्ज Q2 है, यहाँ पे क्या चार्ज Q3 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है, यहाँ पे चार्ज Q5 है, यहाँ पे चार्ज Q6 है, और यहाँ पे चार्ज Q7 है, ऐसा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेट इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 है। नेट इनक्लोज चार्ज मतलब ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कौन कौन चार्ज इनक्लोज है, 1 2 3 4, तो इन सब का नेट, नेट मतलब सबको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फिर प्लस ये क्या है Q7 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चा, ε0। तो ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट बोलता है। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाए क्या? नहीं। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाए क्या? नहीं। ये चार्ज बनाए क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन बनाएगा बताओ यहाँ पे, जो इस क्लोज सरफेस से गुजर रहा है। अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं बनाएगा बोलोगे बच्चों? एक्चुअली में बनाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इससे भी निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो बच्चों, जितना इस सरफेस से जितना चार्ज घुस रहा है, इस क्लोज सरफेस से जितना चार्ज घुस रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रहा है, उतना ही निकल रहा है। तो जो घुसता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको मैं बोलता हूं क्या पता है, पॉजिटिव लेता हूं, और जो निकलता है उसको नेगेटिव लेता हूं। तो +5 -5, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, +-5 कितना हो जाएगा, 0। तो बाहर से जो चार्ज होता है, बाहर में जो चार्ज है ना, इनक्लोज सरफेस के बाहर में जो चार्ज होता है, उस चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, यहां से गुजरा और यहां से निकला, इसलिए ये जो फ्लक्स है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। तो बाहर में कोई भी चार्ज है, उसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उसे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से घुस के निकलता है, तो उसका नेट फ्लक्स क्या आता है, 0। अब क्या है, चार्ज अंदर में है, अंदर में जो चार्ज होता है उससे सिर्फ निकलता है। तो देखो बच्चों, यहां से इस सरफेस से सिर्फ निकल रहा है, सरफेस से सिर्फ निकल रहा है, सरफेस से सिर्फ निकल रहा है, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा बताओ, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि इसको माइनस करने वाला कोई नहीं है। निकलने वाला फ्लक्स को प्लस ले सकते हो बच्चों, घुसने वालों को माइनस ले लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो जाएगा, निकल रहा है तो माइनस होगा फ्लक्स, नहीं प्लस ले लो, निकलने वालों को प्लस ले लेते हैं, घुसने वालों को माइनस ले लेते हैं। ठीक है सर, आप बहुत बात कर दिया छोटा से टॉपिक में, समझाना जरूरी है बच्चों कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट हमको बोलता है किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को लिखा है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ओके ओके, ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये लॉ, दिस लॉ ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये लॉ सिर्फ वैलिड होता है आपका क्लोज सरफेस के लिए। एंड दिस लॉ यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज रेस्ट में होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही है भाई, यहाँ पे चार्ज रेस्ट में ही होगा, और जो चार्ज रेस्ट में होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने के लिए अपन इस लॉ का यूज करते हैं, और बच्चों देखा जाए यहां पे गॉस थ्योरम के लिए, गॉस थ्योरम ज्यादा सुइटेबल होता है सिमेट्रिक सरफेस के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिक सरफेस। जैसे सिमेट्रिक सरफेस क्या है, एक स्फेरिकल, ये स्फेरिकल सरफेस को मैं बोलूंगा एक सिमेट्रिक सरफेस। वैसे ही मैं बोल दिया सिमेट्रिक सरफेस में क्या आ जाएगा आपका सिलेंडर,
ये सिलेंडर हो जाएगा आपका सिमेट्रिक सरफेस। तो ऐसे सरफेस के लिए ये जो लॉ होता है ज्यादा सुइटेबल होता है, इससे ऐसे सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए सिमेट्रिक सरफेस के लिए अपन ज्यादा यूज करते हैं गॉस थ्योरम का। हालांकि गॉस थ्योरम हर एक क्लोज सरफेस पे वैलिड होता है। अब क्लोज सरफेस आपका कैसा भी हो, मैं आगे ही पहले ही बता दिया था, क्लोज सरफेस आपका स्फीयर हो चाहे सिलेंडर हो, कैसा भी शेप हो, कुछ नाम भी मत हो, ऐसा कुछ शेप है, इसका नाम मेरे को नहीं पता कैसा क्लोज सरफेस है, बट इसके अंदर भी टोटल चार्ज रहेगा। उस टोटल चार्ज का ये क्या होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा जो नेट फ्लक्स इससे पास करेगा। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रहना चाहिए। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या, इसका प्रूफ। क्या बताने वाला हूं, इसका प्रूफ। ओके, तो देखिए आराम से गॉस लॉ का प्रूफ। तो बच्चे सबसे पहले मैं यहां पे एक पॉइंट ओ लूंगा, इस पॉइंट ओ पे मैं रख दूंगा किसको पता है, एक चार्ज क्यू को रखूंगा। किसको रख दिया, एक चार्ज क्यू। ओके, अब इस चार्ज क्यू से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो निकल ही रहा होगा ऐसे, इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहे होंगे। ठीक है, चारों तरफ निकल रहा होगा। अब बच्चों गॉस लॉ वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए, तो यहां पे कोई क्लोज सरफेस है क्या, नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को घेरने के लिए मैं एक इमेजिनरी सरफेस लेता हूं जो चारों तरफ से, मतलब एक बल्ब है, बल्ब से चारों तरफ लाइट निकल रहा है, बल्ब रखा हूं, बल्ब से चारों तरफ लाइट निकल रहा है। इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉल के अंदर रखना पड़ेगा। एक बॉल के अंदर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल। तो सेम टू सेम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कवर अप करने के लिए अपन एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेते हैं इस तरीके से, जिसको मैं बोलूंगा क्या बताओ, स्फेरिकल क्लोज सरफेस, जिसको मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये एक इनक्लोज सरफेस है जिसमें गॉस लॉ वैलिड होता है, इसलिए इसको मैं गॉसियन सरफेस बोलता हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अब बच्चों इतना सारा डायग्राम मैं बना दिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको नहीं करना है, बस आपको समझा रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है किसी चार्ज से। तो मैं फिर से मिटा के एक बार अच्छे से डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया। अब मान के चलते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है। अब इससे आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक पॉइंट पी। अब इसे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसको कवर अप करने के लिए मेरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या बनाना पड़ेगा मेरे को बताओ, यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है सर। ये जो निकल रहा है वो क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे मैं लूंगा बच्चा एक छोटा सा सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस है, जैसे कि मेरा ये तो इसमें मैं छोटा सरफेस ले रहा हूं, ये वाला पार्ट समझ लो, इतना छोटा सरफेस ले रहा हूं बस। पूरा स्फीयर है मेरा हाथ, ये देखो, लेकिन इसमें छोटा सा पार्ट ले रहा हूं। वैसे टाइप से ये पूरा स्फीयर है, इसमें एक छोटा सरफेस ले रहा हूं। इस सरफेस को मान लेते हैं बच्चा, इसका एरिया कितना है, डी। कितना एरिया मान लेते हैं, डी। अब हमको ये पता होना चाहिए, कोई भी एरिया होता है उसका एक एरिया वेक्टर होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे कि एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर का ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये सरफेस है, तो इस सरफेस को आप यहां से देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा आपके साइड। ये सरफेस को आप ऊपर से देखते हैं तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और ये नीचे को देखते हो तो इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। मतलब क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो बच्चे ये सरफेस लिया हूं तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। यस, तो ये उसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि जो बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा से होता है। किसे होता है, फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। सिंपली इसको बोलते हैं अपन, फाई इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर होता है। इसको मैं ई ए कॉस थीटा भी बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, और इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या हो जाता है, इसी को लिख देते हैं अपन इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं निकाल रहा हूं इस छोटा सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल
सरफेस। तो स्मॉल सरफेस से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना आएगा बताओ? छोटा सा आएगा, d5, क्योंकि छोटा सरफेस है। और छोटा सरफेस से d5 कितना होगा बताओ? E into dA, E dA। और ये क्या होगा बच्चा? cos थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा जो होता है, ये थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसके बीच में एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 0। अब ये हो गया d5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा E dA आएगा बच्चों। अब मैं मान के चलो निकालना चाहता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चा फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E इंटू dA हो जाएगा। क्यों सर ऐसा होगा? तो देखो, एक छोटा सरफेस से E dA, ऐसा छोटा छोटा सरफेस यहाँ पे बहुत सारे होंगे। अब इस गॉसियन सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो जितना यहां से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उतना 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 जितना भी निकल रहा है सबको मैं जोड़ूंगा, और उसको जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन E dA आ गया। अब फाई इज इक्वल्स टू बच्चे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर, और यहाँ बचेगा dA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों हुआ? तो बच्चों इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो बाहर होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ। तो सर आप कैसे जाने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा? तो देखिए बच्चों, यहां से r रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इस सरफेस भी r रेडियस पे होगा, यहां भी r रेडियस पे, यहां भी r। तो हर एक पॉइंट पे जो इसका डिस्टेंस है चार्ज का, इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो r होगा। डिस्टेंस सेम है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा? सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। इस नाम से वो बाहर हो गया। अब हमको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या पता है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q बाई R स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा? E की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और बच्चों dA क्या है? छोटे सरफेस का एरिया। इंटीग्रेशन dA मतलब पूरा सरफेस का एरिया। पूरा सरफेस क्या है बच्चा? स्फेरिकल। और स्फीयर का एरिया जो होता है, सरफेस एरिया होता है, वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, ये होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स टू आएगा बच्चा यहाँ पे पाई 4 कटेगा, पाई और 4 कटा, यहाँ पे R स्क्वायर भी कटेगा, तो बच्चा क्या बताओ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो गया बच्चा तुम्हारा गॉस थ्योरम प्रूफ्ड, गॉस थ्योरम हो गया प्रूफ्ड। तो कोई बड़ी बात था क्या इसको प्रूफ करना? नहीं बच्चों, हमको क्या पता होना चाहिए? पता है, हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख लिए, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिए, इस पॉइंट P से r रेडियस का, है ना, r रेडियस का एक मैं स्फीयर बना दिया, जिसको मैं बोला स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिया, इस छोटे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुजर रहा है? E, ओके। और इस छोटे सरफेस का एरिया कितना है? dA। उसका एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, ओके। अब इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला मैं, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है d5, क्योंकि छोटा सरफेस है तो फ्लक्स भी छोटा सा होगा d5, ठीक है। तो d5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E dA cos थीटा हो जाएगा, E dA cos थीटा हो गया। अब थीटा जो होता है बच्चा, थीटा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच का एंगल होता है। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0। cos 0 होता है 1, तो उसको नहीं लिखा, यहाँ पे आ गया E dA। तो छोटा सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, तो पूरा गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E dA, इंटीग्रेशन करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ बचा dA। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे को पता है वैल्यू, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरे को पता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dA, इसका मतलब हो गया dA मतलब छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन dA मतलब पूरा सरफेस का एरिया। अब पूरा सरफेस का एरिया होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर कटा तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आ गया क्या बताओ? गॉस थ्योरम का फॉर्मूला प्रूफ हो गया, एक्सप्रेशन प्रूफ हो गया, या गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया, थ्योरम नहीं, गॉस लॉ प्रूफ हो गया, ओके। तो बच्चों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करने की ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा, इसको एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो उसके लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।